फॉर प्रिवेंटिंग बिहेवियरल प्रॉब्लम्स इन क्लासरूम। क्लासरूम के अंदर बच्चों के बिहेवियरल जो प्रॉब्लम्स होते हैं, यानी उनके जो बुरे रवैये होते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी विल बी मोर इफेक्टिव? कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई जाए तो बच्चों की जो बेजा बुरे रवैये, जो तंग करने वाले, क्लास के माहौल को डिस्टर्ब करने वाले होते हैं, उनसे बचा जा सकता है। शाउटिंग ऑन स्टूडेंट्स, ये इंतहाई गैर महज़ब एक उस्ताद का तरीका है कि जब वो बच्चों को चुप कराने के लिए, उनके बिहेवियर को तब्दील करने के लिए उनके ऊपर शाउट करता है। इग्नोरिंग स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को इग्नोर करना। ये इग्नोर करना किसी हद तक, जब छोटी छोटे बच्चे मिस्टेक करें, कोई हो जाए उनसे, उनको वक़्त देने के लिए, उनकी इज़्ज़त को बरकरार रखने के लिए सम टाइम हमें इग्नोर करना हो। लेकिन जब मसाइल बिहेव बड़े हों, जब मुसलसल कुछ हो रहा हो, कुछ ऐसी सूरत के अंदर खामोशी इख्तियार करना भी जो है वो नुकसानदेह। तो ऐसी सूरत में एक तो हमें बच्चों के साथ ही ये मुशावरत इतना पे कुछ बात नहीं करके कुछ रूल्स, क्लियर रूल्स बना देने चाहिए और प्रोसीजर बना देना चाहिए, और उनकी बुनियाद पे सबको उसके मुतालिक बताया जाए। और फिर वो स्टूडेंट्स, इससे चांसेस हैं कि बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो इन बिहेवियरल मिस्टेक से बचने की कोशिश करेंगे, या अदरवाइज ने पता होगा कि इस तरह की पेनल्टी से वास्ता पड़ सकता है हमारा। मिस्टर आसिफ हैज डिफिकल्टी कीपिंग स्टूडेंट्स ऑन टास्क। आसिफ को बड़ा मसला है कि उसके बच्चे जो है ना वो दोबारा उनको काम पे लेके आना बड़ा मसला है। तो चलो, फॉलोइंग स्ट्रेटेजी, कौन सी स्ट्रेटेजी विल मोस्ट लाइकली इंक्रीज एकेडमिक टाइम इन हिज क्लासरूम? कौन सी एक्टिविटी है जिससे बच्चों की क्लास के अंदर एकेडमिक लर्निंग टाइम जो है ना, यानी बच्चों को क्लासरूम के अंदर एक्टिव या ज्यादा पढ़ने का टाइम में इजाफा हो सके? रिमेंबर दैट अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर इज इम्पोर्टेंट। मतलब कि उस्ताद के अंदर अगर एक गुड सेंस ऑफ ह्यूमर है, उस्ताद एक अच्छा मजाक कर लेता है, उस सूरत के अंदर हम जो है वो इससे बच जा सकते हैं। ये होल्ड स्टूडेंट्स अकाउंटेबल फॉर वर्क डन ड्यूरिंग क्लास, कि हम क्लास के अंदर जो एकेडमिक टाइम है उसके अंदर बरकत, या उसके अंदर उस टाइम को सही तरह यूटिलाइज कर सकते हैं, कि अगर हम हर बच्चे को अपने काम का जो है वो अकाउंटेबल बनाएं। अलाउ एम्पल टाइम फॉर ट्रांजिशन फ्रॉम वन एक्टिविटी टू द नेक्स्ट। एम्पल, अगर यानी बहुत ज्यादा टाइम आप दें एक ट्रांजिशन से दूसरी, एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी। देखिए, अगर आप कहीं पे पढ़ा रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि बच्चों को या उनका एकेडमिक लर्निंग टाइम जो है उसको उसको इजाफा किया जा सके, तो उसके अंदर ये कहीं ये वाली बात नहीं होगी कि आप मजा या कितने हैं इस बात की। ये बात भी नहीं होगी कि बच्चों का एक पीरियड हो और दूसरे पीरियड के दरमियान आप बच्चों को बहुत सारा टाइम दे दें कि वो रेस्ट कर लें, खेल कूद लें, और उसके बाद क्लास में आए भी, तब भी इस टाइम से इजाफा नहीं होगा। एक ही पॉसिबिलिटी है कि आप बच्चों को अकाउंटेबल बनाएं कि बेटा ये टाइम है, यानी हाफ आवर के अंदर अंदर ही आपने ये वाला टास्क कंप्लीट करना है। हमारे पास नो मोर एक्स्ट्रा टाइम विल बी गिवन टू यू। हम इस तरह करके बच्चों को अकाउंटेबल बना के, रिस्पॉन्सिबल बना के उस टाइम को अच्छा यूटिलाइज कर सकते हैं। उनको टारगेट्स दे के, उनको एक जो डेडलाइन दे के हम बेहतर तौर से बच्चों को परफॉर्म कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? Entering in the classroom and exchanging greetings with students is called। क्लास में इंटर हुए हैं और ग्रीटिंग एक्सचेंज कर रही हैं, यानी बच्चों के साथ सलाम और दुआ कर रही हैं। इसके दो आंसर हो सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर हम इसका बी ऑप्शन करें तो ज्यादा बेहतर होगा। मेरा ख्याल है कि एक एमसीक्यू के अंदर ए बताया हुआ है, लेकिन इसका अगर बी, मतलब इंट्रोडक्शन कराना क्लास में के अंदर, ये भी हो ठीक है, बात है कि उस्ताद आता है और क्लास में इंट्रोडक्शन करवाता है। क्या उस्ताद क्लास में आता है और उस्ताद जो है वो बात स्टार्ट करता है क्लास में आके, ये इंट्रोडक्शन में आता है। लेकिन जहाँ ज्यादातर ये होता है कि जब उस्ताद क्लास में आता है और उस्ताद के आने से एक सन्नाटा होता है, और उस्ताद जब कम्युनिकेशन करता है, ग्रीटिंग्स एक्सचेंज करना, उनको हालो हवाल लेना, यानी उस्ताद एक बात को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है, ऐसी सूरत के अंदर जो है ना, इसको हम आइस ब्रेकिंग कहेंगे, खामोशी को तोड़ना। ठीक है, एक एक जमी हुई क्लास को एक्टिव बनाना, इंटरएक्टिव बनाना, उनके साथ कम्युनिकेशन को एक्सचेंज करना, तो ये आइस ब्रेकिंग जो है वो ये ज्यादा सूटेबल रहेगा। इंट्रोडक्शन, अगर आपकी स्टेटमेंट के अंदर कुछ तब्दीली हो कि उस्ताद आया है और क्लास के अंदर लेक्चर को स्टार्ट किया है या गुफ्तगू को स्टार्ट किया है, तो इसको अंदर हम इस सूरत के अंदर ना इसको इंट्रोडक्शन की तरफ कह सकते हैं।
लेकिन एक्सचेंज ग्रीटिंग से मुराद ये है कि बच्चों की खामोशी भी तोड़ी है उस्ताद ने। सिर्फ उस्ताद खुद नहीं बोला, यानी उस्ताद ने आके अपनी बात स्टार्ट नहीं की, बल्कि उस्ताद ने बच्चों की खामोशी भी तोड़ी है। एक्सचेंज ग्रीटिंग हुई है, दोनों तरफ से बातों का तबादला हुआ है, तो ऐसी सूरत के अंदर आइस ब्रेकिंग होगा। ठीक है। Which of the following method of teaching is most suitable to develop analytical skill among students? कौन सी तरीकाकार है जिससे एनालिटिकल स्किल्स होती हैं, कि जिसमें हम चीज़ों का एनालिसिस कर रहे होते हैं, चीज़ों को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करके चीज़ों को हर एस्पेक्ट से देखना। तो ये वाला इसके लिए जो बेस्ट जो है ना, वो यही प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, किसी मसले को सॉल्व करना। यानी जहाँ पे हम जब भी हमें कोई मसला पेश आता है, उस मसले के इट्स बिट्स हर चीज, ईच एंड एवरीथिंग, ईची बिची, हम हर चीज उस मसले के मतलब जानते हैं। उसको सॉल्व करने के लिए हर एस्पेक्ट से, हर नुक्ते नजर से उसको देख रहे होते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो है, ये ज्यादा सूटेबल रहेगा क्लास एनालिटिकल स्किल्स के लिए। अब रही बात इसके प्रोजेक्ट मेथड भी एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए होता है। ये प्रोजेक्ट मेथड भी बेसिकली एक मसला ही होता है, किसी प्रोजेक्ट के किसी चीज को बनाना वो भी एक मसला ही है। लेकिन चूंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग डायरेक्टली रिलेट करता है इस चीज के साथ, हम प्रोजेक्ट समटाइम कोई और चीज भी हो सकती है। अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग ना होता तो मैं प्रोजेक्ट मेथड मैंने लगाना था। ठीक है। According to the following, which can't be a part of continuous and comprehensive evaluation? Can't be a part of continuous क्या continuous कंटिन्यूस एंड कंप्रिहेंसिव एवेल्युएशन। अब जो लोग कह रहे हैं कम्युलेटिव रिकॉर्ड, ये तो हम कहते हैं कि मुकम्मल रिकॉर्ड जिसमें हर चीज हमारे हमारे जो है ना बायोडाटा भी हो गया, हमारी कोई वर्कशॉप, असाइनमेंट, क्विज, मिड, जो सारी चीजें, जितने टेस्ट हमने दिए, जितना कुछ हमने स्टडी किया, जितना मतलब मरतबा हमें असेस किया गया, जो जो हमारा रिकॉर्ड था वो सारा कम्युलेटिव रिकॉर्ड में आएगा। उसके बाद आ गया असाइनमेंट। असाइनमेंट हमारे पास जो होती है ना, ये भी एक कंटिन्यूस असेसमेंट है। असाइनमेंट भी कंटिन्यूस असेसमेंट या फॉर्मेट असेसमेंट के अंदर आता है, ये भी इसके अंदर शामिल होगी। पेरेंट्स टीचर मीटिंग, अब यहाँ पे जो है ना सबसे कम वेटेज जब हम देंगे ना, वो पेरेंट्स टीचर मीटिंग को देंगे। लेकिन जब मेरे मेरे मेरी अपनी दानिश के अंदर ये है कि जब उसने कहा है कि विच कांट बी अ पार्ट ऑफ कंटिन्यूस एंड कंप्रिहेंसिव एवेल्यूएशन, जो इसका पार्ट नहीं है। अब मेरे नजदीक हम कभी कभी पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी शामिल कर लेते होते हैं कि, लेकिन बहरहाल इसको सी ठीक होगा, क्योंकि अब इसको हम इसके नंबर कोइन दे रहे हैं। पेरेंट्स टीचर मीटिंग हुई तो उसके नंबर हम उसके कोइन दे रहे हैं कम्युलेटिव रिकॉर्ड के एवेल्यूएशन के अंदर। जायजे के अंदर उनके पेरेंट्स का हम शामिल नहीं कर रहे, लेकिन हो सकता है कहीं कभी शामिल कर भी लिया है मेरे। अब ये भी तो हो सकता है ना कि वो इनके वालिद ने ये कहा था, इनकी वालदा ने ये बात कही थी, तो कहीं एक कमजोर डिस्ट्रैक्टर हम कह सकते हैं बन सकता है। लेकिन बहरहाल आप पेरेंट्स टीचर मीटिंग को ही लगाएं, और यही ठीक है। To identify which type of educational weakness achievement test is essential. आप बच्चे की एजुकेशनल वीकनेस मालूम करना चाहते हैं, कौन सा टेस्ट जो एसेंशियल है? इमोशनल मल एडजस्टमेंट, अचीवमेंट टेस्ट का इमोशनल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये अचीवमेंट टेस्ट वो होता है जो जिसके अंदर क्लासरूम के अंदर बच्चों को पढ़ाए जाने वाले टॉपिक के मुतालिक बच्चों को असेस किया जाता है। इमोशनली मल एडजस्टेड बच्चे को हम आसानी से मैयर नहीं कर सकते। डिलिंक्वेंसी, ये भी, ये बिहेवियरल डिसऑर्डर, जो बिहेवियरल गलतियां होती हैं बच्चों की, अब ऐसी सूरत के इनको भी हम अपने अचीवमेंट टेस्ट के अंदर नहीं काउंट करते। अचीवमेंट टेस्ट जो होता है वो जो बच्चों को पढ़ाया है उसको असेस करना होता है। तो रीडिंग डिसेबिलिटी जो है, यानी बच्चों को रीडिंग करना आती है कि नहीं आती, या उनके अचीवमेंट के अंदर ये चीज जो है वो शामिल होगी। विच अमंग द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड टेस्ट? कौन सी चीज अच्छे टेस्ट के अंदर शामिल नहीं है? क्या अच्छा टेस्ट वैलिड होना चाहिए? जी बिल्कुल, वो वैलिड होना चाहिए। जो कहा है उसी में से हो, जितने चैप्टर पढ़ाए हैं उसी में से टेस्ट लिया जाए, जिस तरह का पेपर कहा है एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स वही होना चाहिए। रिलायबल कंसिस्टेंसी हो, एक बंदा चेक करे वही नंबर, अगला बंदा करे वही नंबर होने चाहिए, फर्क नहीं होना चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए। एप्टीट्यूड, ये कोई टेस्ट की टाइप नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है कि वो, यानी मतलब जो उसकी खसूसियत नहीं है टेस्ट की। एप्टीट्यूड तो एक टेस्ट की टाइप है कि जिसके अंदर हम फ्यूचर के लिए असेस कर रहे होते हैं, लेकिन ये कोई क्वालिटी उसकी के मुतल्लिक बात नहीं कर रहा। ये एप्टीट्यूड टेस्ट होगा।
विच असेसमेंट टाइप इज नॉट रिलेटेबल टू टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, कौन सी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर नहीं है? क्लिनिकल साइकोलॉजी, क्लिनिकल असेसमेंट, बच्चों की बीमारी को, वो इस टीचिंग लर्निंग के अंदर नहीं आती। कंटिन्यूअस अचीवमेंट, ये चीजें आती हैं, क्लिनिकल नहीं आती। इट इज अ प्रोसेस दैट ब्रिंग्स अबाउट फेवरेबल चेंजेस फॉर द लर्नर एजुकेशन एंड असेस असिस्ट इन द सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट। तो देखिए, आप बच्चे को उसको उसको एजुकेशन के अंदर कोई प्रॉब्लम्स है, उसको सब्जेक्ट सिलेक्शन में कहीं मसला आ रहा है, आप उसको फैसिलिटेट करते हैं कि कौन सी गाइडेंस होगी, एजुकेशनल, वोकेशनल, पर्सनल गाइडेंस या एजुकेशनल होगी। जब मैंने उसको सब्जेक्ट के मुतालिक हेल्प करनी है, जब मैं उससे जो एजुकेशन के मुतालिक हेल्प कर रहा हूँ, तो वो ये वाली तो एजुकेशनल गाइडेंस कहलाएगी। गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम इज इंटेंडेड टू मेक लर्नर टू अंडरस्टैंड हिमसेल्फ, द स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट, जिसके अंदर हम किसी को अपने आप को अंडरस्टैंड करने का, गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम इज इंटेंडेड टू मेक लर्नर टू अंडरस्टैंड हिमसेल्फ, अपने आप को। तो ये सारी अपनी आप को अंडरस्टैंड करना, दूसरों को अंडरस्टैंड करना, ये हम साइकोलॉजिकल फाउंडेशन के अंदर इनको शामिल करते हैं। एन इंटीग्रल, ऑर्गेनाइज्ड एंड क्रिएटिव प्रोसेस यूजफुल एंड एप्लीकेबल टू ऑल स्फीयर ऑफ लाइफ। कौन सा ऐसा है जो इंटीग्रल भी है, ऑर्गेनाइज है, क्रिएटिव है, प्रोसेस है, तमाम तरह। अब बेसिकली इसका जवाब तीनों ठीक आते हैं। गाइडेंस, काउंसलिंग, साइकोथेरेपी हर तरह की आ सकती है, कि जो ये सारी इंटीग्रल है भी हैं, जरूरी भी हैं, ऑर्गेनाइज भी हैं, क्रिएटिव प्रोसेस भी है, लेकिन गाइडेंस सबसे ब्रॉडर है। तो गाइडेंस जो है ना वो ठीक होगा कि गाइडेंस एक इंटीग्रल, ऑर्गेनाइज और क्रिएटिव प्रोसेस है, यूजफुल, एप्लीकेबल टू ऑल ऑल स्फीयर ऑफ लाइफ। हाँ, पूरी स्फीयर, किसी भी मामले के अंदर गाइडेंस की जरूरत पड़ सकती है, कहीं भी, किसी भी फील्ड में, किसी भी चीज के ऊपर गाइडेंस हो सकती है। Guidance and counseling program can help young generation not only to solve their problem but also to make them to lead a better life. This statement reflect, सिर्फ हमें यंग जनरेशन नॉट ओनली सॉल्व अपने प्रॉब्लम नहीं, बल्कि दूसरे लोगों के प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना है, उनको एक अच्छी जिंदगी देनी है। तो कौन सी जो है वो होगी? तो जब अब दूसरों की बात आती है तो वो सोशल कल्चर होती है, खुद भी अच्छा बनना है, दूसरों को अच्छा, अपने आप को भी समझाना है, दूसरों को भी समझाना है। व्हाट डू यू मीन बाय करिकुलम से क्या मुराद है? चाइल्ड लर्न थ्रू वो चीजें जो बच्चा लर्न करता है, सम टोटल ऑफ एनुअल स्टडीज, सम टोटल ऑफ एक्टिविटीज ऑफ स्कूल इंडिकेट द कोर्सेज ऑफ टू बी टॉट। वो तमाम एक्टिविटीज जो किसी इदारे के अंदर करवाई जा रही हैं, तो वो वाली क्या कहलाती हैं? वो करिकुलम कहलाती हैं। ऑन व्हाट डिपेंड्स द वैल्यू ऑफ द एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस इन द आईज ऑफ द आइडियलिस्ट, आइडियलिस्ट के नजदीक जो है वो एजुकेशनल एक्सपीरियंस क्या है? वेदर आर नॉट द पीपल हैज बीन प्रॉपर्ली मोटिवेटेड, whether are not at preserve accepted institution, the extent to which it satisfies people desire, the manner in which it affects future experiences। अच्छा जी, सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। डिपेंड द वैल्यू ऑफ एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस इन द आईज ऑफ द आइडियलिस्ट, आइडियलिस्ट के नजदीक एजुकेशन के, तालीम के जो तजर्बात हैं, वट किस चीज के ऊपर डिपेंड करते हैं? तो वो जो एजुकेशन, चूंकि इनका एक कीवर्ड यहाँ पे जरा देखें जी, मैडम बकारा निसा साहब जरा एक कीवर्ड तलाश करें, जो कीवर्ड आपको आइडियलिज्म के अंदर मिलता है जी। वैल्यूज का कीवर्ड कौन सा है? वैल्यूज से मिलता जुलता वर्ड किस स्टेटमेंट के अंदर आता है? ABCD के अंदर जी। क्योंकि आइडियलिस्ट है, आइडियलिस्ट वैल्यूज की बात करते हैं, और वैल्यूज के एजुकेशनल एक्सपीरियंस के ऊपर हमने देखना है, असर देखना है। तो वैल्यूज का की वर्ड, सिमिलर वैल्यूज की तरह वर्ड जो है वो किस स्टेटमेंट के अंदर आया है? डी। ये देखिए, ये मैनर, मैनर, ये वैल्यूज को क्या कहते हैं? मैनर ही तो कहते हैं। वैल्यूज को क्या कहते हैं बच्चे? मैनर कहते हैं। तो द मैनर इन विच इट इफेक्ट फ्यूचर, तो मैनर जो है ना, ये इफेक्ट करते हैं फ्यूचर, फ्यूचर एक्सपीरियंस की बात कर रहा है कि आइडियलिज्म के नजदीक, तो मैनर की बात जो है वो आइडियलिज्म वाले करते हैं। एजुकेशन इज द कम्बिनेशन ऑफ लैटिन वर्ड, एजुकेशन कितने जो एजुकेशन की जबान का लफ्ज है और कितने वर्ड्स के कम्बिनेशन से मिलकर बना हुआ है जी। एजुकेशन लातीनी जबान का लफ्ज है, और ये दो वर्ड्स से मिलकर बना हुआ है, एजुसेयर, एजुकेयर। रिजर्व इंस्टीट्यूशन, परिजर्व करना, पुरानी चीजों को संभालना, ये ज्यादा, ये पेनलिज्म भी हो सकता है, आइडियलिज्म भी हो सकता है। वेदर आर नॉट एट प्रिजर्व एक्सेप्टेड इंस्टीट्यूशन,
प्रिजर्व जो है ना कंजर्वेशन वाली बात, जो आइडियलिस्ट जो है ना कंजर्वेटिव भी हैं, तो ये पैनलिज्म और दोनों का कीवर्ड प्रिजर्वेटिव बन सकता है। लेकिन चूंकि यहाँ पे ना एक वैल्यू वैल्यू दिया हुआ है, वैल्यू का कीवर्ड जो है ना वो मिलता जुलता मैनर है, तो वो यहाँ ज्यादा सूटेबल रहेगा। एजुकेटर और एजुसेयर और एजुकेयर, इन दो लफ्जों से मिलके जो है वो एजुकेशन का लफ्ज बना हुआ है लतीनी जबान से। व्हाट डज द टर्म एजुकेटर डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड ई मीनिंग आउट एंड ड्यूर डूसेयर मीनिंग टू लीड, तो प्राइमरी सीनियर टू लीड आउट, ठीक है। एजुसेयर का मतलब क्या होता है? टू लीड आउट। एजुकेयर का मतलब क्या होता है? टू ब्रिंग अप। which is education is a process that enable an individual for a balanced life। एजुकेशन एक प्रोसेस है जो एक बंदे को बैलेंस लाइफ तो लेकर आता है। which the following aspect is most directly associated with the achieving his balance। अपने बैलेंस को अचीव करने के लिए कौन सा वर्ड जो है ना वो कीवर्ड सूटेबल? लर्नर, इकोनॉमिकल, सोशल एक्टिव, अपने आप को अचीव एसोसिएट डायरेक्ट अचीव करना ना, तो चूंकि सोसाइटी का इसके साथ ताल्लुक है, सोशल का ताल्लुक है। हम लोगों को खुश करेंगे, लोगों के साथ चलेंगे, लोगों की उम्मीदों के ऊपर पूरा उतरेंगे, इसी सूरत के अंदर ही हम अपने जो है बैलेंस स्टेट के अंदर होंगे। बेसिक एलिमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम में बेसिक एलिमेंट कौन सा है? करिकुलम, इंस्ट्रक्टर, स्टूडेंट, या तो एजुकेशन का ना, एजुकेशन सिस्टम का जो सबसे मेन बेसिक एलिमेंट है ना वो स्टूडेंट है, ठीक है। एजुकेशन के अंदर कौन इंपॉर्टेंट है? स्टूडेंट है। इन विच टाइप ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम आर एन इंडिविजुअल एबिलिटी टिपिकली डेवलप्ड इन अ सर्टिफाइड मैनर, कौन सा एजुकेशनल प्रोग्राम है जहां पे किसी इंडिविजुअल की एबिलिटीज को डेवलप किया जाता है सर्टिफाइड, प्रॉपर बड़े तरीके के साथ चल रही होती है हर चीज सर्टिफाइड, यानी एक रूल्स असूलों को के ऊपर वो फॉर्मल होता है। What does a spiritual primarily stress regarding the self? तो स्पिरिचुअल का ताल्लुक कौन सा, किस स्पिरिचुअलिस्ट, किस स्टेज के ऊपर जाके वो बात आएगी? स्पिरिचुअलिस्ट प्राइमरी किस चीज के ऊपर स्ट्रेस करते हैं स्पिरिचुअलिस्ट? मिलता जुलता कीवर्ड है इसका जी, बिल्कुल अर्श साहब, यू आर ग्रेट। एक्चुअलाइजेशन, ठीक है। अब स्पिरिचुअलिस्ट का मतलब नेकी भी, नो डाउट आप कह रहे हैं कि आइडियलिज्म वाले स्पिरिचुअल और नेकी की बात भी करते हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिस्ट स्ट्रेस करता है एक्चुअलाइजेशन के भाई, जब आप सूफी की अपनी एक आखिरी हद पे पहुंचते हैं तो आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे आ जाते हैं, दुनिया से मावरा होके अपने फुल पोटेंशियल को यूज करके अवाम के लोगों की बेहतरी के लिए खुद के लिए काम कर रहे होते हैं, तो ये इसमें आएगा। शुक्रिया। एट विच स्टेज डज डाइवर्सिफिकेशन टेक प्लेस allowing student to choose either the science group or the general group? किस स्टेज के ऊपर ना जो है ना वो डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा होती है? व्हाट डज एट विच स्टेज डज डाइवर्सिफिकेशन टेक प्लेस? हाँ मतलब टेक प्लेस के बाद कहाँ से डाइवर्सिफिकेशन शुरू हो जाती है? एलिमेंट्री लेवल पे डिस्ट्रिफिकेशन कम है, सेकेंडरी लेवल पे हम कहते हैं साइंस के साथ आर्ट्स के साथ वो बात करते हैं, तो सेकेंडरी ज्यादा सूटेबल रहेगा, बाकी इंटरमीडिएट पे तो फिर और ज्यादा आ जाती हैं। व्हाट इज द मीडियम ऑफ एजुकेशन एट द प्राइमरी लेवल इन पाकिस्तान? प्राइमरी लेवल पे पाकिस्तान में कौन सा मीडियम ऑफ एजुकेशन है? उर्दू, इंग्लिश। उर्दू प्रोवेंशियल लैंग्वेज, उर्दू मदर टंग, उर्दू इंग्लिश दोनों है, ठीक है। उर्दू और इंग्लिश दोनों। हम प्रोवेंशियल लैंग्वेज कहाँ पे सर जी? सर हमारे पास पंजाबी के, हम पंजाब में रहते हैं, पंजाबी पढ़ते हैं, क्या कभी हमारे किसी पंजाब में कहीं पे पंजाबी पढ़ाई जाती है कोई एज ए छोटे बच्चों के तौर पे जो है ना वो? तो हमारे पास उर्दू और इंग्लिश इन दोनों के अंदर सिलेबस है रियलिस्टिकली हम देखा जाए तो, ठीक है। द टेक्स्ट बुक बोर्ड इज हीडेड बाय, टेक्स्ट बुक बोर्ड का ना कौन अफसर जो बड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? चांसलर, वाइस चांसलर, बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ठीक, क्या कहते हैं उसको? चेयरमैन कहते हैं। क्या बोलते हैं? चेयरमैन बोलते हैं। द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फ्रॉम डैश टू हायर लेवल आर रन बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, कहाँ से लेके फ्रॉम किस लेवल से लेके किस हायर लेवल तक जो स्टूडेंट जो इदारे हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट देती है, लोकल बॉडीज, प्राइवेट मैनेजमेंट। तो जो है ना लोअर लेवल से, बेटा सर अशर साहब बात, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फ्रॉम लोअर लेवल यानी प्री प्राइमरी ईसी से लेके जो है ना वो हायर लेवल एजुकेशन तक ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट करती है, ठीक है। सारे यानी कि निचले लेवल से ऊपर तक लेवल तक सारे जो है ना वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट करती है, इस तरह की बात का असल वो कहना चाह रहा है। In which type of examination are the teacher and the paper setter typically the same? कौन सा है जहाँ पे जो पेपर सेट करने वाला, यानी एक ऐसा निज़ाम तालीम है जहाँ पेपर सेटर
एंड टीचर भी वही है और पेपर सेटर भी वही है, तो इसे इंटरनल एग्जामिनेशन कहते हैं। उस्ताद नहीं, जिसने पढ़ाया है उसने पेपर दिया, तो ये इंटरनल असेसमेंट होती है। द एजुकेशन इन पाकिस्तान जनरली डिवाइडेड टू हाउ मैनी लेवल। पाकिस्तान में एजुकेशन के कितने लेवल हैं, ये मैंने लाइफ टाइम आपको बताया भी था। पाकिस्तान में एजुकेशन के 6 लेवल्स हैं, प्राइमरी, एलिमेंट्री, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन। The convocation of the university is presided by whom in the absence of the chancellor ना हो तो यूनिवर्सिटी के अंदर जो होता है आप कन्वोकेशन होता है उसको कौन लीड करता है? वाइस चांसलर, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, एनी डायरेक्टर। चीफ चांसलर नहीं होगा तो तब वाइस चांसलर होगा, ठीक है, वाइस चांसलर करता है और कोई नहीं आता। अगर चांसलर और गवर्नर होता है ना, तो चांसलर ना हो तो फिर वाइस चांसलर करता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के साथ वाइस चांसलर होता है, फिर उसी की निगरानी के अंदर कन्वोकेशन हो रहा होता है। जी बिल्कुल, जो चांसलर होता है ना ये होता है गवर्नर। यानी पंजाब प्रोविंशियल, जैसे ना पंजाब की तमाम यूनिवर्सिटियों का चांसलर गवर्नर पंजाब है, ठीक है, तमाम यूनिवर्सिटी ऑफ चांसलर। और इसी तरह फेडरल की तमाम यूनिवर्सिटियों का चांसलर सदर है, ठीक है। नहीं, तो जो है ना वो तमाम यूनिवर्सिटियों का जो चांसलर होता है फेडरल की, वो सदर होता है। फिर उसके बाद जो होता है यूनिवर्सिटी का वैसे सरबराह सबसे बड़ा वो वाइस चांसलर होता है। ये कोई इस तरह नहीं है कि आप देखें वो कहें कि ये हेडमास्टर है और वाइस हेडमास्टर, प्रिंसिपल है वाइस प्रिंसिपल है, वो बात नहीं है। यूनिवर्सिटी का सरबराह जो होता है ना कैंपस का, वो वाइस चांसलर होता है। एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंटायर सिस्टम ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन सिस्टम के अंदर सबसे अहम पार्ट कौन सा है? लर्निंग, नॉलेज, एग्जामिनेशन, ऑल ऑफ दीज सभी इंपॉर्टेंट है। लर्निंग भी होनी चाहिए, नॉलेज भी, एग्जामिनेशन, सब कुछ होना चाहिए। The present system of examination is the only cause of lowering the standard of। तो प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो है ना वो लोअरिंग स्टैंडर्ड ऑफ, किस चीज के स्टैंडर्ड को कम कर रहा है? एजुकेशन को, एकेडमीज को, इंस्टीट्यूशन को, नन ऑफ दीज। आज का जो एग्जामिनेशन सिस्टम है इज ओनली काज, तो ये क्या कर रहा है? ये एजुकेशन को, निज़ाम को तबाह कर रहा है, ठीक है। स्पेशल प्रोग्राम, स्पेशल प्रोग्राम या प्रोजेक्ट लाइक टीचिंग किड्स, वीडियो केसेस, टेक्स्ट बुक, लिटरेसी कम इंडस्ट्रियल सेंटर आर इंट्रोड्यूस्ड बाय विच एंटिटी ऑफ द डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट एंड एजुकेशन। कौन इन चीज़ों को जो है ना डेवलप करता है और आवाम के सामने इन चीज़ें लेके आता है? बड़े बड़े जो काम होते हैं ना ये फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर रही होती है, ठीक है ना। स्पेशल प्रोग्राम, प्रोजेक्ट्स, टीचिंग किड्स, किट्स दी जाए, वीडियो केसेट्स हो, टेक्स्ट बुक को, लिटरेसी कम इंडस्ट्रियल सेंटर, बड़े काम जो है ना ये ज्यादातर आप इसको ना ब्रॉडर वे के अंदर फेडरल को कंसीडर करें। बाकी बाद में फिर प्रोविंशियल हो सकते हैं, अदरवाइज और जोड़ का आंसर नहीं था। द फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इंश्योर द इम्प्लीमेंटेशन। जो फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है ये इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज इन ग्रुप कोलैबोरेशन की इम्प्लीमेंट हुई है कि नहीं विद द प्रोविंशियल एजुकेशन डिपार्टमेंट। प्रोविंशियल एजुकेशन डिपार्टमेंट दिस इज रेफर्ड टू एज, क्या कहलाएगा? एक्सक्लूसिव अथॉरिटी, एग्जेक्टिव अथॉरिटी, एग्जामिनेशन एनहांसमेंट। जब फेडरल सबको लीड कर रहा हो, फेडरल चेक कर रहा हो कि प्रोविंसेस क्या कर रहे हैं, तो कौन सी अथॉरिटी होगी? ये बिल्कुल एग्जेक्टिव। The organization and management of educational institution in dash is the responsibility of the provincial education department। जी, द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज करना और मैनेज करना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ऑर्गेनाइज करना और मैनेज करना ये प्रोवेंस की गवर्नमेंट है, ठीक है, प्रोवेंस की एजुकेशन। इट इज सेड दैट एजुकेशनल पार्टनरशिप कैन improve द क्वालिटी ऑफ। एजुकेशनल पार्टनरशिप, ये जो आजकल पार्टनरशिप प्रोग्राम भी चल रहा है, तो इससे क्या होता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए क्वालिटी एजुकेशन बेहतर होती है। क्वालिटी का, क्योंकि क्वालिटी को किसके साथ जोड़ा जाता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से जोड़ा जाता है। नॉट प्रोफेशनली ट्रेन टीचर आर अनेबल टू ट्रेन। जो प्रोफेशनली ट्रेन टीचर नहीं होगा वो किसको ट्रेन नहीं कर सकेगा? इंडिविजुअल को, सोसाइटी को, नेशन को, कंट्री को। जो ट्रेंड नहीं है वो नेशन को भी ट्रेंड नहीं कर सकेगा। किसको नहीं कर सकेगा? नेशन, कौम का बेड़ा भी गर्क करेगा।
The language of instruction in the educational setting primarily depends on the nature of the dash, whether it is an English medium school or Urdu medium school. जी, जो लैंग्वेज ऑफ कंस्ट्रक्शन इज एन एजुकेशनल सेटिंग प्राइमरी डिपेंड किसके ऊपर डिपेंड करता है? एडमिनिस्ट्रेटर, लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन, इंस्टीट्यूशन। ये लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन या एजुकेशन प्राइमरी ये डिपेंड करती है इंस्टीट्यूशन की पॉलिसी होती है, कौन सी लैंग्वेज किस तरह पढ़ाना है, उर्दू में, इंग्लिश में, कैसे, तो इंस्टीट्यूशन की पॉलिसी होती है। द हायर सेकेंडरी, ये FA FSC को हायर सेकेंडरी कहा जाता है। आखिरी सांसों में हूँ मैं, मतलब पढ़ाने की। देर आर टाइप्स ऑफ बैचलर कोर्सेज इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर बैचलर कोर्सेज कितने हैं? एक, दो, तीन, चार? मैनी, मतलब बहुत ज्यादा हैं, जितने मर्जी करते जाओ। 90 किधर गया है? द एजुकेशनल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान इज बेस्ड ऑन अनइक्वल लाइंस। अनइक्वल है, इक्वालिटी नहीं है, विच नॉट ओनली हाउ द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बट डिसर्व बट आल्सो क्रिएट्स अ गैप अमंग द हाव एंड हैव नॉट। सो नहीं है आपको पढ़ा के। अनइक्वल, ठीक है, अनइक्वल लाइन की वजह से आज हमारे पास चीजें नहीं हैं, गैप है, क्वालिटी नहीं है, वह नॉट है। अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी स्टैंडर्ड वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2010, देयर आर टू पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी। 2010 के अंदर ना पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी दो टॉप के ऊपर थी 200 में से। तो कौन सी दो यूनिवर्सिटियों का नाम था 2010 के अंदर? जी, दो यूनिवर्सिटियां। वैसे सवाल में मैंने लिख भी दिया टू। नहीं नहीं, बेटी पंजाब नहीं है। एक था दूसरा, यूटी लाहौर थी, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, और दूसरी नफ्ट थी। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट। तो नस्ट और जो है ना यूईटी, ये पहले टॉप पे आया करते थे, आजकल नहीं आते। जी, यूईटी। इन ओपन जोन स्कूल द रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स एंड टीचर्स करेक्टराइज। ओपन जोन बड़ा ओपन सा माहौल है, वहाँ पे टीचर पेरेंट्स का ताल्लुक क्या होगा? कोऑपरेशन, सब कुछ होगा, टीच कोऑपरेशन में, कोलैबोरेशन में। चले, मेरा ख्याल है इतने ही काफ़ी है सवाल। एक सवाल मेरा ख्याल बस ये मैंने 93 में छोड़ दिया था, और 94 जो है ना वो कर लेते हैं। चलो, 92 तक ठीक हो गया। 4294 आ गया। चलो, ये आखिरी वाला सवाल कर दो। ये नहीं करते इसको यार, ये 93 जो छोड़ा हुआ है, तो फिर 93 से शुरू करेंगे यहाँ तक। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, कल मिलते हैं।